अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। हमारा बीएफडी का लेक्चर नंबर 52 है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर ये 6 है। कल ये क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ था। ये किस अटेम्प्ट का था? विंटर 18 का। ये इन बच्चों ने किया था। विंटर 18 क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा जी, क्वेश्चन है प्लूटो ग्रुप। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने सेविंग की अमाउंट बतानी है। अगर कंपनी जो पीजीएल है वो मल्टीलैटरल नेटिंग यूज़ करे, मल्टीलैटरल नेटिंग से ट्रांजैक्शंस कम हो जाती हैं, अमाउंट भी कम हो जाती है, जिससे आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ती है। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये दी हुई है 0.1% ऑफ करने के लिए दिया था। मैं सिर्फ टैली कर रहा हूँ। तो कल टाइम ख़त्म हो गया था। तो वो कहता है जी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है और उसकी 3 सब्सिडरीज हैं। उनकी आपस में तमाम ये रिसीवेबल पेबल है 2018 के। मैंने कहा था तमाम ट्रांजैक्शन को एक ही सिंगल करेंसी में कन्वर्ट करना है। कॉलम वाइज पढ़ेंगे तो ये पेइंग कंपनी है, पेबल बाय लिखा हुआ है, पेइंग कंपनी। और पेबल टू का मतलब है ये एज अ रिसीवर आ रहे हैं, रिसीविंग कंपनी के तौर पे आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी कंपनी ने बांग्लादेश को 120 मिलियन देना है, पाकिस्तानी कंपनी ने 150 मिलियन यूएई को देना है, पाकिस्तानी कंपनी ने 500 मिलियन सऊदी अरेबिया को। ये जो रुपीज़ वाली हैं ये तो कॉपी होंगी, लेकिन ये जो बांग्लादेशी टका है, यूएई दरहम है, सऊदी रियाल है, इनको क्या करना पड़ेगा? पीकेआर में या पाक रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नीचे ये स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं। अब ये बात याद रख लें, इसको पढ़ते कैसे हैं? या तो आप ये पीकेआर के नीचे वाला ये वाला पढ़ लें, इस तरह पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा 1.613 पीकेआर पर, ये इसके साथ 1 लिखा होता है, यहां मिस प्रिंटिंग है, 1 बांग्लादेशी टका, यानी एक बांग्लादेशी टका 1.613 पीकेआर के बराबर है। एक यूएई दरम फॉरेन करेंसी 35 रुपए के बराबर है। एक सऊदी रियाल 34.483 के बराबर है। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ना चाहते तो टेबल में ये इस तरह पढ़ लें। फिर ये कैसे पढ़ा जाएगा? बांग्लादेशी टका पर पीकेआर, यूएई दरहम पर पीकेआर, फिर उसमें लोकल करेंसी का 1 यूनिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट है इसके साथ, ये बन जाएगा। अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो ये इनडायरेक्ट कोड बन जाएगा। अगर ये कॉलम वाइज पढ़ते हैं तो ये डायरेक्ट कोड है। तो मुझे क्योंकि डायरेक्ट कोड ज़रा आसान लगता है तो मैंने ये जो पीकेआर टॉप पे दिया हुआ है और ये जो साइड पे करेंसी है इनके साथ 1 यूनिट लिखा होता है, इन्होंने नहीं दिया। बाकी क्रॉस वेरीफाई हो सकता है कि ये जो 1.613 है ये है पीकेआर पर बांग्लादेशी टका 1। अगर आप 1 ओवर कर लेना 1.6 यही आ जाएगा जवाब। उल्टा रेड कर लें तो जवाब वेरीफाई हो जाते हैं। तो ये यहाँ से पता चल रहा है। मैं इस तरह नहीं पढ़ूंगा, मैं ये कॉलम वाइज पढ़ूंगा। पीकेआर ये सारे पीकेआर हैं, यानी एक सऊदी रियाल 34 रुपए का है। तो पीकेआर 34.483 1 सऊदी रियाल, ठीक है। बस यही सारा डेटा दिया है। तो अब आपने ये सारी ट्रांजेक्शन्स को मैंने कहा था कन्वर्ट करना है इनटू सिंगल करेंसी। तो स्टेप नंबर 1 जी आपने करवानी है फिगर्स मुझे। कन्वर्ट ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स इनटू कॉमन करेंसी। कौन सी लेंगे हम? इनटू पीकेआर या पाक रुपीज लिख लें बस। तो तमाम ट्रांजेक्शन को पाक रुपी में कन्वर्ट कर लेना है, पाक रुपी को रुपीज। अब पहली ट्रांजेक्शन, पहले वाली तो मेरा ख्याल है तीनों पाक रुपी में ही थी। बांग्लादेश ने पे करना है, किसको पे करना है? पाकिस्तान को। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेमेंट करनी है। और कितनी पेमेंट करनी थी? 450 मिलियन बांग्लादेशी टका। डायरेक्ट कोड सिस्टम के तहत पीकेआर पर बांग्लादेशी टका जो है जी इंटू 1.613 करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आते हैं? 81 मिलियन। अच्छा जी, अगले में ये मैंने कर लिया कन्वर्ट। अगले में यूएई दरहम, यूएई वाली कंपनी ने पाकिस्तान को पैसे देने हैं। और कितने पैसे देने हैं?
21 मिलियन दरहम। तो दरहम वाला रेट इस्तेमाल कर लें, ये है 35.714 जी एग्जैक्ट 750 मिलियन। चलो यूएई के बाद तीसरी, अच्छा इसी के नीचे यूएई ने सऊदी अरेबिया को देने हैं, सऊदी अरेबिया को, सऊदिया को, तो ये KS से भी लिख सकते हैं आप, आर की जगह, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को कितने मिलियन देने हैं? 15 मिलियन। हाँ जी, यूएई दरहम को वही 35.714 जी, क्या आता है 71। ये हो गई। अगली ट्रांजैक्शन जो है ये सारी दोनों सऊदी रियाल की हैं, तो सऊदी रियाल को सऊदी कंपनी ने PKR या पाकिस्तान को पे करना है। कितना पे करना है जनाब? 16 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय एक सऊदी रियाल 34.483 का है। बांग्लादेश को करना है, चलो बांग्लादेश जी, कितनी अमाउंट बनती है? 549.11। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने यूएई को पे करना है, कितने मिलियन? 12 मिलियन था, नहीं 20 मिलियन इंटू 34.483 जी। पॉइंट्स में नहीं है पर ठीक है, चले ये तमाम ट्रांजैक्शन कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद मैंने कहा था आपने क्या करना है, नेटिंग टेबल बनाना है। स्टेप 2 में आपने नेटिंग टेबल बनाना है। ऊपर वाला ही टेबल कॉपी कर लेंगे लेकिन PKR में, और ग्रुप लेवल पे ये टेबल बनता है। तो सारी कंपनीज के नाम वैसे ही कॉपी कर लें, पेबल या पेइंग कंपनीज। हाँ जी, क्या नाम है जी? PGL पाकिस्तान, दूसरी कौन सी है? बी, हाँ अच्छा नाम उन्होंने नहीं बताया, चलो ठीक है बांग्लादेश की। फिर हम नाम ही पाकिस्तान, वो न कंट्री लिख लेते हैं बस, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आगे यूएई दरहम या यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया, इधर टोटल लिख लेंगे। पेइंग कंपनी के बाद इधर रिसीविंग के तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये एज आ रिसीविंग कंपनी। हाँ जी, जैसे उसने लिखा हुआ था कॉपी कर लें। 120, 150, 500 मिलियन, आप पहले कॉपी कर लें। इसके बाद ये जो बांग्लादेशी टका 450 मिलियन कॉपी किया था, 725.81। अगला और कुछ नहीं है इस कॉलम में। 21 मिलियन को कन्वर्ट कर लें जी, 21 को 750, हाँ 535.71। अगले किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, 549.11। उसके बाद इसके नीचे ही है कि यहाँ है 690, यूएई के आगे मेरा ख्याल, हाँ चले जी। अब आपने इसका टोटल कर लेना है, तो ये रिसीट्स, बल्कि ये टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी 770 मिलियन 81.71 इधर से 14.81 जी, ये रिसीट्स हैं 1035 ग्रैंड टोटल
इतनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स होनी है, टोटल लेन देन होना है, अगर दोनों तमाम पार्टीज नेटिंग ना करें, नेटिंग के बगैर टोटल इतनी ट्रांजेक्शन्स होनी है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या पड़ेगी? 0.1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो ये टोटल ट्रांजेक्शन सॉरी की ग्रुप लेवल पे नेटिंग ना हो तो इतने की होनी है। तो नेटिंग के बाद कितनी पेमेंट्स बचेंगी, वो अगला स्टेप अब हम इसकी क्या करने लगे हैं, फाइनल सेटलमेंट। ताकि नेटिंग से ट्रांजेक्शन टोटल ये कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रांजेक्शन थी जिनकी टोटल मालियत ये थी। अब हम इन 7 को कम करके 2 3 में ले आएंगे, 4 में ले आएंगे और मालियत भी कम हो जाएगी इनकी। तो ये इसका फ़ायदा है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होती है, वैल्यू ऑफ रिस्क के लिए जो बेस वैल्यू ऑफ करेंसी वो कम हो जाती है। तो स्टेप 3 में क्या करना होता है, फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट पाकिस्तान, इसके बाद बांग्लादेश, यूएई और उसके अलावा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो हर कंपनी की टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स। तो पहले पेमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ, 770,725.81, 1285.71 और 1239.11। अच्छा जी, रिसीट्स के हैं 1475.81, आगे 669.11, 840, 1035.71। तो अब आप इसको माइनस कर लें जी, 81, हाँ जी, नेगेटिव 445.71 नेगेटिव। तो इसका मतलब है इन तीनों ने अदायगी इसी को करनी है बस, हाँ 705 की करनी है। तो अब आपको यानी ये तीनों पार्टीज ने एक ही पार्टी को पैसे देना है, पाकिस्तान को, और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट टोटल इतनी मालियत की, यही अमाउंट है ना, हाँ यहाँ लेन देन होगा। तो अगर तादाद की बात करें तो टोटल तकरीबन 3 ट्रांजैक्शन होगी, एक ये इसको भेजेगा, दूसरी ये करेगा, तीसरी 3 ट्रांजैक्शन होंगी। टोटल कितनी थी वैसे पहले, मतलब अगर हम इसको काउंट करें, हाँ 1 2 3 8 ही थे, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल, तकरीबन 1/3 रह जाती हैं। तो और मालियत ये है। तो उसने आपसे पूछा था सेविंग निकालो, ये जवाब आ चुका था, लेकिन उसने सेविंग पूछी। तो स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या निकालनी थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर हम ये नेटिंग ना करते तो हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या पड़नी थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विदाउट नेटिंग। अगर हम नेटिंग ना करते तो हमें 0.1% कॉस्ट पड़नी थी टोटल इतनी मालियत की ट्रांजैक्शंस पे, 40 आपस के लेन देन जो भी इनके थे, इतनी मालियत की। क्योंकि हम वो कर रहे हैं, नेटिंग कर रहे हैं, तो नेटिंग के बाद 3 ट्रांजैक्शन होंगी जिनकी टोटल मालियत जो है मैक्सिमम ये जो है 705 विद नेटिंग, 0.1 नहीं है, 0.1% है। तो बड़ी बात है, सिंपल सी बात है भाई, मालियत कम हो रही है, इतनी टोटल मालियत की ट्रांजैक्शन है, तो ये जो भी अमाउंट आएगी ये माइनस करके डिफरेंस निकाल लेना है। पहला क्या आता है, 0.02 मिलियन की कॉस्ट, अब 706 है, तो 71 हो गया ना तकरीबन, तो माइनस करें 31 मिलियन, ये सेविंग है। ठीक है, यानी ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंटर कंपनी नेटिंग का इदारे को फ़ायदा होता है, तादाद भी ट्रांजैक्शन की कम होती है और अमाउंट या साइज ऑफ द ट्रांजैक्शंस भी क्या होता है, जिससे इदारा जब कम ट्रांजैक्शंस करता है किसी भी बैंक से एक्सचेंज ये वो कन्वर्ट करता है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सटर्नल कम हो जाती है ना बैंक से डीलिंग्स। ले जी, आज हमने पढ़नी है मेजर टेक्निक्स। ये आज का हमारा एजेंडा क्या है, हमने कल के एजेंडा में एक माइनर टेक्निक्स पढ़ी थी, इनवॉइस इन होम करेंसी, मैचिंग, नेटिंग, लीडिंग और लैगिंग, और आखिरी थी डू नथिंग। आज हमने पढ़नी है ट्रांजैक्शन रिस्क को ही मैनेज करने के लिए, ट्रांजैक्शन रिस्क पढ़ रहे थे, उसको मैनेज करने की मेजर टेक्निक्स। आज क्या पढ़नी है, मेजर टेक्निक्स।
हाँ जी, मेजर टेक्निक्स, मेजर टेक्निक्स पढ़नी है जी आपने ट्रांजैक्शन रिस्क को मैनेज करने की। तो बेटा उसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो है करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कराया था बिल्कुल उसकी तरह करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कल इसके नोट्स मिलेंगे और साथ ही दूसरे वाले जो पेंडिंग पड़े हुए थे ना वो भी कल मिल जाने हैं। यानी कल मैंने नोट्स आपको, लेकिन इसके पहले मिल जाएंगे, मतलब शाम 5-6 बजे तक उसके ज़रा लेट नाइट मिलेंगे, ठीक है। उसमें डाटा सारा मौजूद है, कॉपी पेस्ट करना है। वो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, वो मेरे पास जो पुराने नोट्स हैं उसकी तरतीब और मैंने इस दफ़ा कुछ और करा दी तरतीब, वो तरतीब सारी उल्ट पुल्ट हो गई। तो इसमें तो मेरे पास इंटर के सारे नोट्स बने हुए हैं, उनमें थोड़ा बहुत चेंज है, बल्कि और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। तो पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना आज तक पढ़ा दूंगा ना वो नोट्स मिल जाएंगे, ताकि साथ साथ ही देते जाओ, बाद में उसको इकट्ठा कर लीजिएगा आप। समझ आ रही है? साथ साथ दे दो तो हो जाता है, नहीं तो वो चैप्टर लटक जाता है, नोट्स लटक जाते हैं। तो करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो मैंने कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब कराया था तो सबसे पहले मैंने उसकी भी डेफिनेशन करवाई थी, बिल्कुल वही डेफिनेशन कॉपी होगी। क्या पढ़ी थी कमोडिटी के फॉरवर्ड में, ज़रा आके देखते हैं क्या थी जी। कमोडिटी का फॉरवर्ड किया था, कब किया था? कल नहीं किया मेरा ख्याल है, परसों किया था जी। कमोडिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने कहा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बाय और सेल एनी कमोडिटी। यहाँ कमोडिटी की जगह हम लिख देंगे एनी फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर एट अ लॉक रेट। सारी यही डेफिनेशन, बस बीच में जहाँ कमोडिटी लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोई भी एनी फॉरेन करेंसी, ठीक है। बल्कि यही कॉपी करते हैं, हमें क्या लगे कि हम सारा दोबारा लिखें, नीचे वाली चीज़ भी कॉपी कर लेते हैं। ये चलो वो बना लेंगे, ये तो कॉपी करें ना, जानबूझ के कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूं, हालांकि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मैं कोई नई चीज़ नहीं करा रहा। जो आपने कमोडिटी वाला टॉपिक पढ़ा था ना उसी में रद्दो बदल थोड़ी सी कर लें, या दोनों टॉपिक साथ साथ तैयार कर लें, को बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ था एनी कमोडिटी, उसकी जगह मैं काट के रिप्लेस क्या करने लगा हूँ, एनी फॉरेन करेंसी। बस फॉरवर्ड क्या है? इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बाय और सेल एनी फॉरेन करेंसी एट अ फ्यूचर डेट या इन फ्यूचर एट अ लॉक प्राइस या लॉक रेट। अब इसमें हमारी कंपनी, याद रखें, या हमारी कंपनी इंपोर्टर की पोजीशन पर होगी, याद रखिएगा, हमारी कंपनी जिसके लिए आपने सवाल सॉल्व करना है जी। इसमें पार्टीज पे आ जाए। पहला केस क्या है, हमारी कंपनी या तो बायर ऑफ कमोडिटी की पोजीशन पर है, उसी बायर को, जो कमोडिटी के जो बायर होते थे उसको बायर ऑफ फॉरेन करेंसी कहेंगे। तो हमारी कंपनी अगर बायर की पोजीशन पर है, इसका मतलब है हमारी कंपनी किसी फॉरेन सप्लायर से कुछ क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। और अगर हमारी कंपनी इंपोर्ट कर रही है तो कंपनी को फॉरेन करेंसी की सप्लायर को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पेमेंट हमारी कंपनी की जेब में नहीं पड़ी हुई, वो हमारी कंपनी की जेब में, वो बाज़ार से लेगी, बैंक से, बल्कि मनी चेंजर से। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी बायर है। बायर का दूसरा मतलब है इंपोर्टर है प्रोडक्ट की, और जिसका तीसरा मतलब ये है कि हम फॉरेन करेंसी की भी बायर है हमारी कंपनी, ताकि सप्लायर को क्या कर सके, सेटल द फॉरेन सप्लायर। तो बल्कि मैं पार्टीज की जगह लिख देता हूँ हमारी कंपनी की पोजीशन क्या होगी, या आपको जो कंपनी क्वेश्चन में दी होगी पोजीशन ऑफ कंपनी, या हमारी कंपनी बायर की पोजीशन पर होगी
या हमारी जैसे वहाँ कमोडिटी की सेलर होती थी, यहाँ पे भी कमोडिटी की सेलर होगी, लेकिन विद इन पाकिस्तान नहीं, अब्रॉड कस्टमर को। हमारी कंपनी सेलर की पोजीशन पर है, उसी सेलर को क्या बोलेंगे? एक्सपोर्टर भी बोल सकते हैं, उसी को फॉरेन करेंसी का सेलर भी बोल सकते हैं। फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल से मिलने वाली अमाउंट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो हमें फॉरेन करेंसी की रिसीट हासिल होती है, या इसको ये भी लिख सकते हैं फॉरेन करेंसी की रिसीट। ठीक है जी। अब सिचुएशन को ज़रा समझ लेते हैं, मैकेनिज्म क्या चलेगा। या हमारी कंपनी इंपोर्टर की पोजीशन पर है, या हमारी कंपनी किसकी पोजीशन पर है? इंपोर्टर किसे कहते हैं? जो अब्रॉड से चीज़ें खरीदता है, ठीक है। इसका मतलब है हमारी कंपनी गुड्स की बायर है, या हमारी कंपनी इंपोर्टर है। तो इंपोर्टर जो होगा वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पर आज हमारी कंपनी ने गुड्स या कोई भी चीज़ परचेज की फ्रॉम अब्रॉड, ये होगा मिसाल के तौर पर $50,000 की ऑन क्रेडिट, कैश पे नहीं। अगर कैश पे परचेज कर ली ना, फिर तो रिस्क ही ख़त्म। किस पे परचेज की है? क्रेडिट पे। इसके बाद क्या होगा बताएं जी, भजन आपने ही बताना है, क्या होगा इसके बाद? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर तो हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो हम तो किसी से खरीद के देंगे ना करेंसी, जो फॉरेन करेंसी अगर डॉलर्स में खरीदें। मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझाना चाह रहा हूँ मुझे, अब आप उसकी स्टोरी फिट करें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम एक वो मनी एक्सचेंजर के पास जाएंगे, उसके साथ हम एग्रीमेंट, बाइंडिंग एग्रीमेंट, किसी के पास भी चले जाएंगे, मनी चेंजर जरूरी नहीं है, किसी के पास भी जाके एक बाइंडिंग एग्रीमेंट करेंगे। गुड्स हमने कितने की परचेज की हैं? $50,000। हमने उसके पैसे मिसाल के तौर पे कितने अरसे बाद देने हैं? 3 माह बाद। कितने माह बाद? हमने सप्लायर से गुड्स खरीद ली, फौरन उसी डेट पे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या करेंगे? रेट लॉक कर लेंगे। क्या लॉक कर लेंगे? एक्सचेंज रेट लॉक कर लेंगे, जिसको फॉरवर्ड रेट कहते हैं। आज ही, हाँ, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़नी, बस रेट लॉक किया। मिसाल के तौर पर रेट कितना लॉक किया? 250 रुपए पर डॉलर। कितना रेट लॉक किया? उसके बाद आप खामोशी से बैठ जाएंगे। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, जिसकी आपको टेंशन थी। आप कहेंगे मेरी तो टेंशन ख़त्म हो गई, मैंने तो इस पूरे टॉपिक में फ्लक्चुएशन से बचाना है अपने इदारे को, वो मैं बचा चुका हूँ। मुनाफा कमाना मेरा मकसद नहीं है, और थोड़े डॉलर महंगे भी लब देने यार मिल जाए, प्लानिंग हो जाएगी कैश फ्लोस की मेरे। ये मकसद नहीं है कि डॉलर सस्ते ही मिले, मकसद ये है मिल जाए, ये मकसद अचीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। असल मकसद हमारा ये है कि हम मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशन और टेंशन से अपने आप को, दिमाग को सुकून देना चाहते हैं। इसीलिए हमने क्या किया? चीज़ें खरीदी और लॉक कर लिया। इसके बाद क्या होगा? खामोशी से बैठ जाएंगे। खामोशी से बैठ गए, जब 3 माह बाद आएंगे पूरे होगा, फिर क्या करेंगे जी भाई जनाब बताएं? अब क्या होगा? 3 माह बाद क्या करेंगे? किसको? जिससे चीजें खरीद इंपोर्ट की हैं, मंगवाई हैं। हमारी कंपनी इंपोर्टर है, जिस फॉरेन सप्लाई से चीजें लिया उसको पैसे देने डॉलर में, लेकिन डॉलर तो है नहीं आपके पास। इससे किससे? हाँ, तो आप कहें जी सर जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा या परफॉर्म होगा? परफॉर्म, एग्जीक्यूट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत हम क्या होगा? $50,000 ले लेंगे, कितने के हिसाब से?
250 के हिसाब से, तो कितने पैसे हमें उसको देने पड़ेंगे? ज़रा बताना। $50,000 इंटू 250, नहीं 1250, 12 चाहिए, ऐसे ना करो, 12 चाहिए, पहाड़े नहीं आते। अच्छा 150 कर लिया। हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करके उस पार्टी को ये पैसे देके डॉलर ले लेंगे, और वो डॉलर जब आपके पास आएंगे तो अब आपने $50,000 आपके पास आ चुके हैं। ये आप डॉलर किसको फॉरवर्ड कर देंगे? $50,000 की क्या कर देंगे? पेमेंट टू सप्लायर। ये 4 काम आप करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल ये 4 का नहीं, न्यूमेरिकल तो बस ये है जवाब, बाकी तो ये स्टोरी है। आपने असल में 4 एक्शंस लिए हैं। पहला एक्शन आज लिया था, गुड्स खरीदी उधार पे, लोकल बंदे से नहीं खरीदी। लोकल से खरीद लोगे फिर तो रिस्क ही कोई नहीं, वो तो पीकेआर में खरीदोगे। जब भी फॉरेन किसी भी पार्टी से गुड्स खरीदी, $50,000 की खरीदी, और आपने उसकी पेमेंट 3 माह बाद 4 माह बाद करनी है, ये महीने बाद ही करनी है, तो फिर रिस्क अराइज हुआ है। कब रिस्क अराइज नहीं होगा भाईजान बताएं? फॉरेन करेंसी का रिस्क कब अराइज नहीं होगा? फॉरेन करेंसी का रिस्क कब अक्कर नहीं होगा? कब नहीं होगा? जब लोकल सप्लायर से खरीदे, या आज ही पैसे दे दो। या आज ही फॉरेन सप्लायर से खरीद के उसको आज ही पैसे दे के कह पाइन चला जा, तेरी मेहरबानी, जान छड़। हाँ वो लेकिन टेक्निक आती है। वो टेक्निक्स है ना, मैं असल में कह रहा हूं किन हालात में आपको फॉरेन करेंसी के रिस्क का सामना ही नहीं होगा। वो क्या है? आप लोग, आप कहें जी मैं तो बाहर के मुल्कों से चीजें खरीदता ही नहीं, लोकल ही खरीदता हूं, तो आपको इस रिस्क का सामना नहीं है। दूसरा, मैं फॉरेन सप्लायर से खरीदता हूं, लेकिन मैंने ये पॉलिसी बनाई हुई है, जिस दिन चीज खरीदूंगा उस दिन जो ओपन मार्केट का रेट है उस पर लेके डॉलर शॉलर दे के जान छुड़ाओ। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की टेंशन ही नहीं है। टेंशन उसको होगी जो फॉरेन सप्लायर से चीजें भी ले, क्रेडिट पे ले, और पेमेंट फ्यूचर में करनी हो, उसको मसला है। समझ आ रही है? तो आपने क्या किया? 4 काम किए। पहला काम, आपने गुड्स खरीदी। दूसरा, बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो गए। फिर आपने उस बाइंडिंग एग्रीमेंट, जब 3 माह गुजर गए तो उस बाइंडिंग एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवाया, उसको क्लोज करना भी कहते हैं। फिर क्लोज करने के बाद जब डॉलर आपके हाथ में आ गए, वो आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी। इस सारे में न्यूमेरिकल सिर्फ यही था कि $50,000 एग्जीक्यूशन में $250 के हिसाब से आप ले रहे हैं, आपकी पॉकेट से ये पीकेआर जा रहे हैं। तो किसी भी इंपोर्टर का सोल्यूशन एक लाइन का होगा जी, इंपोर्टर का सोल्यूशन एक लाइन का होगा कि उसको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी। किसी भी इंपोर्टर का सोल्यूशन पेमेंट में या उसकी कॉस्ट लोकल करेंसी में, उसका आंसर क्या होगा? जितनी भी फॉरेन करेंसी की पेमेंट है, अगर तो डायरेक्ट कोड सिस्टम हो चल रहा है सवाल में, तो आप इनटू हाई फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? अगर कौन सा कोड सिस्टम है? इंपोर्टर का सवाल एक लाइन का, मैंने तो वैसे मल्टीप्लाई से ही किया था, लेकिन अगर सवाल में इनडायरेक्ट कोड सिस्टम चल रहा है, फिर बस ये होना सोल्यूशन एक लाइन का ही है। ये हमारा आंसर होगा। वो जो है वो आंसर है। क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी की पेमेंट दी होगी, आपने उस पेमेंट को आज से 3 माह बाद के लो फॉरवर्ड रेट से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। एक्सपोर्टर वाइस वर्सा है। बस नमाज का टाइम हो गया, फिर आके करते हैं बात। चले कि भाई, हम नमाज से पहले ये बात कर रहे थे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैकेनिज्म क्या है। आप 4 काम करेंगे। पहले गुड्स परचेज करेंगे, एक्सचेंज रेट लॉक करेंगे, फिर ड्यू डेट पे जाकर करेंसी बाय कर लेंगे उससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और पेमेंट सप्लायर को कर देंगे। लेकिन न्यूमेरिकल आपका सिर्फ यही न्यूमेरिकल है, बस इतना सा। तो आपका ये स्टेप है। इसी तरह एक्सपोर्टर के लिए बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। दोबारा मैकेनिज्म नहीं बता रहा, लेकिन एक्सपोर्टर के केस में यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रिसीट इन लोकल करेंसी आपने निकाल के दिखानी होगी, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में फिर आपको क्या दी होगी? फॉरेन करेंसी की रिसीट दी होगी। डायरेक्ट कोड सिस्टम है तो आप क्या करेंगे? लो फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इनडायरेक्ट कोड सिस्टम हुआ तो फॉरेन करेंसी की जो भी रिसीट दी होगी उसको डिवाइड कर देंगे हाई फॉरवर्ड। ये कैसे पता चलेगा डायरेक्ट कोड है या इनडायरेक्ट कोड है? तो मैंने कहा था डायरेक्ट कोड में लोकल करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, और इनडायरेक्ट कोड में फॉरेन करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, और 1 यूनिट लोकल करेंसी का होता है। ठीक है? तो ये बेटा आपने ये फॉर्मूला बस याद रखना है, तो आपका करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का न्यूमेरिकल हो जाएगा।
अब मसला ये है कि अगर आई कैप ने फॉरवर्ड रेट ही ना दिए, ये कैसे आएगा? अगर आपको फॉरवर्ड रेट ना दिया जाए तो वो कैसे आता है? तो लिख लें जी नोट, एस्टिमेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। जी, फॉरवर्ड रेट कैसे एस्टिमेट होता है? एस्टिमेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही बस इसमें ट्विस्ट है। फॉरवर्ड रेट ना दिया हो तो उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। हाँ जी, तो बेटा फॉरवर्ड रेट को एस्टिमेट करने के टोटल 3 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं फॉरवर्ड रेट को एस्टिमेट करने के। मेथड नंबर 1, इंटरेस्ट रेट की बेस पे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। जैसे इन्फ्लेशन रेट था ना, वैसे ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी की बेस पे। अच्छा वो इन्हीं के थे दर। हाँ, फॉरवर्ड, वो अगर आपने फ्यूचर के ओपन मार्केट के रेट को एस्टिमेट करना हो तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी थी, और फॉरवर्ड रेट को एस्टिमेट करना हो तो इंटरेस्ट रेट। इसका फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट, आज का ओपन मार्केट का। मसलन आज का स्पॉट रेट है PKR पर डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर, ओ सॉरी ऊपर पहला PKR था, तो PKR का इंटरेस्ट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, IL हाँ इंटरेस्ट रेट PKR का, और नीचे आपने रखना है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट किसका? डॉलर का, क्योंकि जो मैंने आपको एक्सचेंज रेट दिया उसमें PKR फर्स्ट करेंसी है। फर्स्ट करेंसी का इंटरेस्ट रेट ऊपर रखना है, सेकंड करेंसी का नीचे रखना है। अब ये इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ये पर एनम होते हैं, तो आपने इसको टाइम अपोर्शन कर लेना है 2 माह 3 माह के लिए इंटू T/12, तो ये ब्रैकेट लगेगी इधर। ये जो रेट्स होते हैं ना ये हमेशा पर एनम होते हैं, रेट्स हमेशा पर एनम होंगे। आपने उसको 2 माह 3 माह 6 माह के लिए कन्वर्ट टाइम अपोर्शन कर लेना है, ठीक है। ये पहला तरीका है, इसमें कोड सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने ये देखना है कि स्पॉट रेट किस शक्ल में दिया हुआ है, उससे आपको बस ये पता चलेगा ऊपर कौन सा इंटरेस्ट रेट रखना है और नीचे। तो फॉरवर्ड रेट भी वैसे ही निकल आएगा PKR पर डॉलर, जिस तरह स्पॉट दिया हुआ था। ये पहला तरीका है। पहले तरीके का क्या नाम है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। हाँ, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इसके लिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया होगा, लोकल करेंसी का इंटरेस्ट रेट भी दिया होगा और फॉरेन करेंसी के भी इंटरेस्ट रेट्स दिए होंगे, तो उसका नाम है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि दो कंट्री के दरमियान जो आपस में इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहे हैं, हम उसकी मदद से 1 साल के अंदर अंदर के फॉरवर्ड रेट एस्टिमेट कर सकते हैं। ये 1 साल तक, बियॉन्ड 1 ईयर के लिए ये नहीं है। बियॉन्ड 1 ईयर के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है। हमारी जो ट्रांजैक्शन है ये 3 माह 6 माह की शॉर्ट टर्म होगी, मैं पहले बताया था कल परसों के लेक्चर में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपको प्रीमियम डिस्काउंट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। प्रीमियम या डिस्काउंट दिया होगा, क्या दिया होगा? प्रीमियम या डिस्काउंट। अब ये प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होना, फॉरेन करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना। लफ्ज़ प्रीमियम का मतलब ये अकाउंटिंग वाला प्रीमियम नहीं है, ये प्रीमियम का मतलब होता है फॉरेन करेंसी लोकल करेंसी के मुकाबले में स्ट्रेंथन हो रही है या स्ट्रॉन्ग हो रही है या एप्रिशिएट हो रही है।
प्रीमियम का मतलब होता है स्ट्रेंथन होना, स्ट्रॉन्ग होना, एप्रिशिएट होना फॉरेन करेंसी का। सेकंड साइड ऑफ द कॉइन ये है लोकल वीक हो रही है। फॉरेन करेंसी अगर स्ट्रांग हो रही है तो लोकल क्या हो रही है, फॉरेन स्ट्रेंथन हो रही है, फॉरेन स्ट्रांग हो रही है, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। सेकंड साइड ऑफ द कॉइन नहीं बताई जा रही, उसका दूसरा बैकएंड पे मतलब यही है लोकल करेंसी वीक हो रही है, लोकल करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, डी वैल्यू भी हो रही है, डी वैल्यू डेप्रिशिएट। ये अगर आपको मैं कहूँ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का मतलब होता है फॉरेन करेंसी वीक हो रही है, फॉरेन करेंसी डी वैल्यू हो रही है, या फॉरेन करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है। स्ट्रेंथन का ऑपोजिट है वीकन, डीवैल्यूएशन या डेप्रीसिएशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आज PKR 280 रुपए का $1 है, आज 200, पाकिस्तान में बात कर रहा हूं, PKR लोकल करेंसी है, डॉलर कौन सी है, फॉरेन करेंसी है। आज $1 280 रुपए का है, और आज से 3 माह बाद $1 295 रुपए का होगा, या है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कोड सिस्टम है जी। अब मुझे बताएं कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है, कौन सी वीक हो गई है। वैसे प्रीमियम डिस्काउंट फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव बोला जाता है। इस केस में PKR लोकल करेंसी है, PKR कौन सी करेंसी है, लोकल है, और डॉलर कौन सी है, फॉरेन है। इधर भी ऐसे ही है। बताएं जी, डॉलर इस वक्त स्ट्रॉन्ग हुआ है, वीक हुआ है, क्यों? $1 एक्सचेंज करने के लिए 280 यूनिट देने पड़ रहे थे आपको, वही $1 लेने के लिए आपको 295 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है डॉलर की परचेजिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। बेचारा जो पाक रुपया है उसका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उसके फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट लेने के लिए आपको अपनी करेंसी के ज़्यादा यूनिट देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है PKR बेचारा अपनी वर्थ को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। जिस करेंसी के ज्यादा यूनिट दे के दूसरी करेंसी एक्सचेंज होगी ना, उस करेंसी का बेड़ा गर्क हो गया, समझ ले, क्योंकि उस बेचारे की अपनी कैपेसिटी, वैल्यू, परचेजिंग पावर गिरी है, तो वो बेचारी इतनी नहीं ना ले। इस पर्टिकुलर केस में डॉलर स्ट्रांग हुआ है, डॉलर क्या हुआ है, और पाक रुपी वीक हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं ये कह सकता हूं कि डॉलर प्रीमियम पे है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, और वो प्रीमियम कितना है, 15 रुपए पर डॉलर। कितना प्रीमियम है, 15 रुपए का ही फर्क है ना। यानी फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे है, स्ट्रॉन्ग वीक फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव से बोला जाता है। यानी इस ऊपर वाली एग्जांपल में PKR पर डॉलर वाली में फॉरेन करेंसी जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। आज के मुकाबले में अगले 3 माह में डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। कितने रुपए स्ट्रॉन्ग होगा, $1 15 रुपए। यानी आप ये भी कह सकते हैं पाक रुपी वीक होगा, लेकिन जो डिस्काउंट प्रीमियम की टर्म है वो बोली किसके वो के साथ जाती है पर्सपेक्टिव से, चाहे वो एक्सप्रेस PKR में ही हो रही है, लेकिन बोली डिस्काउंट या प्रीमियम की टर्म फॉरेन करेंसी के लिए बोली जाती है। आई कैप क्या करेगा, आई कैप आपको क्या करेगा, वो आपको स्पॉट रेट दे देगा आज का। PKR पर डॉलर 280 रुपए, कितना दे देगा, उसके बाद कह देगा 3 मंथ, आज से 3 माह बाद का फॉरवर्ड प्रीमियम 15 रुपए पर डॉलर। अब वो कहेगा करो भाई फॉरवर्ड रेट खुद निकालो। अब मसला ये है कि फॉरवर्ड प्रीमियम का मतलब है डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पाक रुपी वीक हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा यूनिट दे के मिलेंगे। वो यानी वो जो 295 मैंने सीधा लिखा हुआ, आई कैप क्या करेगा, स्पॉट दे देगा, ये प्रीमियम दे देगा, जमा करोगे
डायरेक्ट कोड सिस्टम में तो तुम्हारा फॉरवर्ड रेट निकल आएगा। पहले डॉलर 280 खरीद रहा था, अब 295 हाँ, समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब आप चाहे रट्टा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कि डायरेक्ट कोड सिस्टम होगा और क्वेश्चन में प्रीमियम दे दे तो ऐड कर देना है, डिस्काउंट दे दे तो लेस कर देना है। इनडायरेक्ट में वाइस वर्सा तो लीजिए मैं लिखने लगा हूँ रूल, एग्जाम्पल तो समझाने के लिए बनाई थी। रूल क्या बनेगा अगर तो है डायरेक्ट कोड सिस्टम, कौन सा डायरेक्ट कोड सिस्टम है, डायरेक्ट कोड सिस्टम है तो आपने क्या करना है, फॉरवर्ड रेट निकालना है तो स्पॉट रेट में प्रीमियम ऐड करेंगे, फॉरवर्ड प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट का मतलब है फॉरेन करेंसी वीक हो जाएगी तो आपको लोकल करेंसी के कम यूनिट देने पड़ेंगे तो ये माइनस कर देंगे तो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम ऐड डिस्काउंट माइनस, ये तो वैसे ही तकरीबन कॉमन सेंस भी है। हाँ, इनडायरेक्ट कोड में ये उल्ट हो जाएगा रूल, इनडायरेक्ट कोड सिस्टम में ये रूल क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। कल मैंने आपको कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड सिर्फ दो जगह इस्तेमाल होता है, एक जब करेंसी कन्वर्ट की जाए और ये वाले तरीके से जब फॉरवर्ड रेट एस्टिमेट किया जाए। पूरे बाकी चैप्टर में कहीं और तुम्हें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड की ज़रूरत नहीं पड़नी। ये मैंने लिखवाया भी था कल, अगर आपको याद हो। कहाँ लिखवाया था मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखें यूजेज ऑफ कोड सिस्टम। कहाँ ज़रूरत पड़ती है कोड सिस्टम की, ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जब करेंसी को आपस में कन्वर्ट करना हो या दूसरा क्या है फॉरवर्ड रेट को एस्टिमेट करना हो, लेकिन एक तरीके, सारे नहीं, वो डिस्काउंट प्रीमियम वाले मेथड से। जब आपने एस्टिमेशन करनी हो किस मेथड से, बाय यूजिंग प्रीमियम और, तो ये कल वाले को मैंने और अपडेट कर दिया, यानी इस तरीके में ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, बाकी किसी में नहीं। आ जाए जी, इधर क्या होगा, अगर इनडायरेक्ट कोड सिस्टम है तो फॉरवर्ड रेट अगर आप निकालना चाहते हैं आज से 3 माह बाद का तो स्पॉट रेट होगा, प्रीमियम लेस कर देंगे इनडायरेक्ट कोड में, और अगर डिस्काउंट हुआ तो क्या कर देंगे, ऐड। रूल उल्ट कर लिया। ये मैंने लॉजिक नहीं दी, मैंने तो डायरेक्ट कोड सिस्टम वाले में लॉजिक दिया, एक बता दिया, बस सारी बताना ज़रूरी नहीं है, तो उसके मुताबिक आपने ये रूल रट लेना है। तो इस चैप्टर में ना एक आधी चीज़ समझ लेते हैं, बाद में फिर बाकी का रूल याद रख लेते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी आसान है। वैसे आप बना भी सकते हैं बाकी रूल भी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कितने तरीके हो गए जी एस्टिमेट करने के फॉरवर्ड रेट, 2 तरीके। तीसरा तरीका क्या है, ये कोई तरीका नहीं है लेकिन ये मैथ है, उसको इंटरपोलेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंटरपोलेशन बिटवीन 2 पीरियड्स। ये कोई तरीका नहीं है, ये मैथ है, आया हुआ ये पास पेपर में, तभी मैं करा रहा हूँ, नहीं तो मैं कराता ही ना। ये मैथ है, मसलन आपने खुद मैथ करना है, ये कॉमन सेंस है। वो आपसे कहता है जी आज से 3 माह बाद का जो फॉरवर्ड रेट है, आज से 3 माह बाद का जो फॉरवर्ड रेट है वो 280 रुपये पर डॉलर है। आज से 3 माह बाद का जो फॉरवर्ड रेट है वो कितना है, 280 रुपये पर डॉलर। आज से जो 9 माह बाद का फॉरवर्ड रेट है, आज से 9 माह बाद का, ये दोनों आज के नहीं हैं, आज से 3 माह बाद और आज से, और दोनों फॉरवर्ड रेट है, वो आपका 292 रुपये पर डॉलर है। कितना है जी, कम भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हो गया कम हो गया। वो आपसे कहेगा अच्छा आज से 5 माह बाद क्या फॉरवर्ड रेट होगा, वो इन 2 टाइम पीरियड के दरमियान एस्टिमेट खुद करो। एक लो टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक हाई टाइम पीरियड दिया है, तो हाई लो मेथड शायद अभी आपने कॉस्ट में कभी पढ़ा, उसी तरह की कोई जुगाड़ शुगाड़ मैथ लगाना है।
आज से 3 माह बाद का दिया हुआ है, आज से 9 माह बाद का दिया, और आपने आज से 5 माह बाद का फॉरवर्ड रेट इनके दरमियान एस्टिमेट करना है। ये मैथ लगाओ कि 5 माह बाद का रेट निकाल सको, कोई भी मैथ का ट्रिक श्रिक लगाएं। सर ये 284 है ना, कितना? 284। 284। इन दोनों के दरमियान 6 महीने, 6 महीनों के ऊपर फर्क आ रहा है 12 का, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 1 महीने का फर्क आ गया 2, 2 को 2 पे हाँ, ज़रब देके 4 आ जाएगा, यानी कि 3 में 2 जमा के 5 महीने हो जाएंगे, तो वो 280 में 4 जमा कर देंगे 284। किसी को समझ नहीं आनी जैसे आपने स्पीड से बताया है। असल में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 माह का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है और 9 मंथ का दिया हुआ है, तो आप पर मंथ चेंज निकाल लें, पर मंथ चेंज निकाल लें कि रेट में चेंज कितना है। तो क्या निकाल लें? चेंज रेट की चेंज निकालें पर मंथ बेसिस पे। तो हाइलो मेथड में जैसे निकालते थे कि नीचे टाइम पीरियड रख लें, 9 मंथ के पीरियड में रेट कितना है, 292 रुपये पर डॉलर, और 3 माह का रेट क्या है, 280। नीचे पीरियड का चेंज ले लें, ऊपर रेट का चेंज ले लें, तो इसका मतलब है 1 माह में ऊपर मेरा ख्याल है 12 रुपये का चेंज है, नीचे 6 माह का चेंज है, तो पर मंथ चेंज कितना आ गया, 2 रुपये। हमने कितने महीने आगे जाना, 2 महीने। ठीक है, पर मंथ चेंज निकालो। ये हाइलो मेथड की तरह कॉस्ट में एक होता था, लेकिन वो तो कॉस्ट के लिए होता था भाई, वैसे मैंने हाइलो नहीं है ये, जी लेकिन उस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं कि रेट एट हाई पीरियड माइनस रेट एट लो पीरियड, ऊपर रेट का चेंज निकाले, नीचे तो पर मंथ चेंज आ गया रेट का। अब आपको, क्योंकि हमें 3 माह के पीरियड पे रेट दिया हुआ है, 3 माह का फॉरवर्ड रेट हमें क्या दिया हुआ था, 280 रुपये। मैंने आगे कितने माह जाना है, 2 माह। मैंने इससे आगे क्योंकि 2 माह एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, 2 माह एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो 1 माह का जो चेंज है वो 2 रुपये है। 1 माह का चेंज क्या है, तो 2 एक्स्ट्रा मंथ अगर ऐड आगे जाना चाह रहा हूँ तो मेरा ख्याल है 4 रुपये का एडिशन होगा, तो ये जो 5 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 284 रुपये पर डॉलर। ये आंसर है, ये कोई मेथड नहीं है, ये मैथ है। वो आपको 2 पीरियड दे, लेकिन ये पीरियड साल के दरमियान के ही होंगे। 2 एक्सट्रीम पीरियड दे देगा, एक को हाईएस्ट पीरियड कह देंगे, एक को लोएस्ट पीरियड कह देंगे, तो हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान पहले चेंज निकाल लो और फिर ऐसे कर लो। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 माह में से 4 माह का माइनस करके 5 पे आ जाओ, उसको पकड़ के भी जा सकते हैं आप। 9 माह का रेट कितना था, 292, आपने इससे 4 माह पीछे जाना है ना, तो वो 4 माह के 8 माइनस कर दो इसमें से, 292 में से, या लो पकड़ के ऐड कर लो आगे आ जाओ, या इसको पकड़ के बैकवर्ड हो जाओ, आना 284 है। मैथ है। उम्मीद है बात समझ। और तो ये आई कैप की किताब में नहीं है, लेकिन ये इसी के पेपर्स में था, तो वो फिर आई कैप के भी पेपर में नज़र आ गया एक आधी दफ़ा ही आया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैथ है, इस तरह का मैथ आ जाए तो कई बच्चे घबरा जाते, पता नहीं सर ये क्या किया हुआ, कुछ नहीं है, मैथ है। आई कैप इस तरह के मैथ के ट्विस्ट तो बहुत पसंद है ना उनको, जहाँ से भी पता लग जाए कि मैथ आ रहा है, तो वो फिर उन्होंने एग्जामिनर को होता है कि यार बच्चे को ऐसे चक्कर दें कि फंस जाए। ले जी, फॉरवर्ड मुकम्मल हो गया है। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं सर जी फॉरवर्ड में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है, इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर में अभी तक जो न्यूमेरिकल पढ़ा है, ज़रा उसकी अगर समरी बनाएं, जानबूझ के मैंने ओपन किया है, अगर मैं FRM की समरी बनाऊं अभी तक की, शायद आपको नज़र आ रहा हो, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक की समरी बनाएं, तो लिक्विडिटी रिस्क में कोई न्यूमेरिकल नहीं था, क्रेडिट रिस्क में कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कमोडिटी प्राइसेस रिस्क में न्यूमेरिकल था। क्या था? कमोडिटी प्राइसेस रिस्क में न्यूमेरिकल था। तो ये मैं अब लगाने लगा हूँ फनकारी। क्या लगाने लगा हूँ? फनकारी। जी, क्या लगाने लगा हूँ? फनकारी। आ जाए जनाब, ये नैरो हो गया,
अच्छा जी, हम क्या करने लगे हैं, 1 2 3 4, अच्छा जी, ये तो गया इधर। पहला रिस्क कौन सा है, कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क, कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क मैनेज कर रहे हैं आप। दूसरा हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क। तीसरा हमने कौन सा पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। अच्छा जी, कमोडिटी प्राइसेस रिस्क में हमने पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ कमोडिटी प्राइसेस के रिस्क में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, या हमारी कंपनी बायर ऑफ कमोडिटी की पोजीशन पे होगी या हमारी कंपनी सेलर ऑफ कमोडिटी की पोजीशन पर होगी। ठीक है, तो बायर ऑफ कमोडिटी के लिए एक लाइन का सॉल्यूशन था। क्या सॉल्यूशन था, परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू था क्वांटिटी जितनी परचेज करनी है, परचेज क्वांटिटी, और इनटू लॉक रेट जो था, क्या था लॉक रेट, मेरा ख्याल है हाई फॉरवर्ड रेट। ठीक है जी, अगर हमारी कंपनी किसकी पोजीशन पर है, बायर ऑफ कमोडिटी। ये समरी हमने कल पढ़ा हुआ था। तो ये है जी, बायर ऑफ कमोडिटी की पोजीशन पर अगर आपकी कंपनी है तो आपका एक लाइन का सॉल्यूशन है परचेज क्वांटिटी इनटू हाई फॉरवर्ड रेट। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट में भी अगर हमारी कंपनी बायर या इंपोर्टर की पोजीशन पर है, बायर ऑफ फॉरेन करेंसी है या बायर ऑफ कमोडिटी है या इंपोर्टर ऑफ आइटम है, तो हमारी कंपनी बायर की पोजीशन पर या इंपोर्टर की पोजीशन पर है, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसमें मैंने कहा था कि आपने पेमेंट इन लोकल करेंसी कैलकुलेट करनी है। तो उसका फॉर्मूला है फॉरेन करेंसी की पेमेंट जितनी करनी है इनटू हाई फॉरवर्ड रेट इफ डायरेक्ट कोड सिस्टम, हाई फॉरवर्ड रेट इफ डायरेक्ट कोड सिस्टम। और अगर इनडायरेक्ट कोड हुआ, अगर इनडायरेक्ट कोड हुआ तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा पेमेंट इन लोकल करेंसी इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी की पेमेंट ऑल्ट एंड यू डिवाइडेड बाय लो फॉरवर्ड रेट। बुलेट्स लगा लेते हैं कि इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन आ सकती है, दोनों एक ही सवाल में हो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कोट होगा या इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला वाला केस है डायरेक्ट कोट, दूसरे वाला केस है इनडायरेक्ट कोट। अच्छा जी, इसके बाद अब आप नेक्स्ट आ जाएं, इधर अगर आप आते हैं तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, पता लग गया है, समरी सी बना रहे हैं ताकि पता चल जाए कि सब में फ़र्क क्या है। हमारी कंपनी बायर की पोजीशन पर है, इधर वैसे हमारी कंपनी डिपॉजिटर की पोजीशन पे होगी। हम कोई इन्वेस्टमेंट ख़रीद के उस पर रिटर्न कमाना चाह रहे होंगे और इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है, इन्वेस्टर की पोजीशन पे या डिपॉजिट। फिलहाल अभी हमने ये किया है, या हमारी कंपनी बायर ऑफ कमोडिटी है या हमारी कंपनी बायर ऑफ फॉरेन करेंसी है, इंपोर्टर भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमारी कंपनी सेलर ऑफ कमोडिटी भी हो सकती है या हाँ जी। तो इधर इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर इसको परचेज की जगह सेल रेवेन्यू लिख देंगे, सेम परचेज क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा, सेल क्वांटिटी, और हाई फॉरवर्ड रेट की जगह इधर क्या आएगा, लो। इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड नहीं है, तो ये रिसीट है, रिसीट आएगी फ्रॉम सेल, और ये पेमेंट है, पेमेंट या कॉस्ट, बल्कि इसको कह देते हैं कॉस्ट ऑफ बाइंग।
अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और इसको रिसीट फ्रॉम सेल। जी जनाब, उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, जो मेथड चल रहा है हेजिंग का वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही है, ये पढ़ा है अभी तक। एक्सचेंज रेट में ये आ गया। अब जो मसला रह गया है, ये मैंने उल्टा पुल्टा तो नहीं अच्छा ये पेमेंट नहीं है, हमने यहाँ पे क्या लिखनी है, हमारी कंपनी बायर ऑफ सेलर भी हो सकती है, सेलर ऑफ कमोडिटी या सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी, और एक्सपोर्टर की पोजीशन पे भी हो सकती है। एक्सपोर्टर सेल को पैसे आने हैं ना अपने कस्टमर से, तो यहाँ पे पेमेंट इन लोकल करेंसी नहीं निकालनी होती, हमने आंसर रिसीट इन लोकल करेंसी निकालना होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया होता है, फॉरेन करेंसी की मल्टीप्लाइड बाय लो फॉरवर्ड रेट, रिसीट इन लोकल करेंसी। जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि एक समरी सी बन जाए और आप देख लें कि हमने क्या डिस्कस किया था। इधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का फड्डा है, इसीलिए ये दो दो कॉलम से बन रहे हैं। ये लें जी। अब इसमें आपको एक मसला ये भी आएगा, वो मसला क्या आएगा कि फॉरवर्ड रेट की एस्टिमेशन का नोट हमने लिखा है। फॉरवर्ड रेट के एस्टिमेशन के क्या तरीके होते हैं। इधर नई एस्टिमेशन है, कोई नोट शोट नहीं है, इधर एक एक्स्ट्रा नोट है कि फॉरवर्ड रेट की एस्टिमेशन कैसे की जाती है। तो इसका जो मेथड नंबर 1 था वो था इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से। तो वो फिर मैंने कहा था फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी इनटू T/12 डिवाइडेड बाय हाँ जी डिवाइडेड बाय ये सब कुछ सेकंड करेंसी का रेट ले लेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी की बजाय इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकंड करेंसी। ठीक है, T/12 का मतलब क्या है, टाइम अपोर्शन कर लेंगे 2 माह 6 माह। तो ये अब हम पढ़ रहे हैं कि फॉरवर्ड रेट एस्टिमेट कैसे करना है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा मेथड इसमें जो था वो था क्या था जी, डिस्काउंट और प्रीमियम या डिस्काउंट मेथड। हाँ जी, उससे एस्टिमेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या था, इंटरपोलेशन बिटवीन टू पीरियड्स। वो अब मैथ है, वो तो मैं अब लिख नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। हाँ जी, प्रीमियम डिस्काउंट मेथड में कैसे करना होता है, अगर तो डायरेक्ट कोट है, अगर कौन सा कोड है, डायरेक्ट है, तो वो फिर टेबल में ये बताया मैंने, हाँ जी, अगर तो डायरेक्ट कोट है तो फिर क्या होगा, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट प्लस प्रीमियम, या फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को DIS भी लिख देता है वो सवाल में, डिस। बच्चे कहते हैं ये डिस क्या है, एरर है, एरर नहीं है, वो जानबूझ के डिस्काउंट को DIS लिख देता है और प्रीमियम को PM शॉर्ट फॉर्म में, PM या डिस। अब वो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये PM क्या चीज़ है, तो ये प्रीमियम को खाली PM लिखता है और डिस्काउंट को क्या लिख देता है सिर्फ क्वेश्चन में, डिस। तो वो डिस या PM जो भी लिखेगा उसका मतलब डिस्काउंट या प्रीमियम है। डायरेक्ट कोड के बाद अगला कौन सा कोड सिस्टम है, इनडायरेक्ट कोड सिस्टम।
उधर उल्ट कर लेते हैं हम, दिस वन, इसी के साइन उल्ट शुल्ट कर ले तो ये माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एड अप। तो उधर आई एन आ गया। डायरेक्ट की जगह आ जाएगा इनडायरेक्ट। ले जी, हाँ जी ठीक है। ये हो जाएगा 3 तरीके हैं जिनसे आप फॉरवर्ड रेट क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने फ्यूचर भी कर दिया। फ्यूचर भी कर लिया, वो लिख लेते हैं। अभी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, फ्यूचर्स, वो मैं जब आपको करेंसी का फ्यूचर कराऊंगा अभी तो फिर उसके साथ मैं रिवाइज कर देता हूँ आमने सामने, ताकि आपको पता चल जाए फ़र्क क्या है। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का फड्डा ना होता तो सेम छापा ही था। वो जो परचेज क्वांटिटी लिखी है उसकी जगह फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं, कॉपी पेस्ट ही है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। ये रेट का फड्डा ना होता डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो वो सेम छापा ही था। कमोडिटी है एक किस्म की फॉरेन करेंसी भी, बस उसको उसी में से निकाला गया है। ठीक है, चलिए बात समझ आती है। आ जाए जनाब, एक एग्जाम्पल करें। कल कितनी एग्जाम्पल की थी, कोई की थी? क्वेश्चन किया था एकदम। हाँ जी, देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल हमने की हो प्रॉपर। एग्जाम्पल 1 ठीक है, अभी तक हमने एक एग्जाम्पल की है, हाँ 2, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 4 एग्जाम्पल हो गई हैं कमोडिटी तक। ये तो कुछ भी नहीं थी, बस ऐसी हल्की फुल्की सी थी। चलो एग्जाम्पल 5 कह देंगे इसको, ये एग्जाम्पल 5 कह देंगे, वैसे ये ना होने के बराबर ही है ये वाली। उसके बाद फिर क्वेश्चन किया था। हाँ बस वो क्वेश्चन, आज एग्जाम्पल 6 होगी ये, क्या होगी, एग्जाम्पल 6। हाँ जी, एग्जाम्पल 6। अच्छा जी, इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ जी, एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है। कहाँ पे बेस्ड है, उसकी ये 3 ट्रांजैक्शन है। US डॉलर 4 लाख की पेमेंट है आफ्टर 3 मंथ्स। उसके बाद US डॉलर 3 लाख की रिसीट है आफ्टर 6 मंथ्स। तीसरी ट्रांजैक्शन है US डॉलर 1 लाख की पेमेंट है 6 मंथ्स। नीचे आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है रुपीस पर डॉलर 280 और 290, और इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 12% हैं, और US में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 9% हैं। आपसे कहता है कैलकुलेट पेमेंट और रिसीट ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस in PKR if company uses forward contract. कंपनी uses forward contract। चलें जी, करें, खुद करना है आपने सवाल, लिख के करें जल्दी जल्दी, टाइम कम है।